हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं नू आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हो कि ये आपकी एनसीईआरटी सार है हिस्ट्री की। तो संपूर्ण एनसीईआरटी हम इस पे कंप्लीट करेंगे। यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और हम इसमें वन लाइनर के फॉर्म में पूरा क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वन लाइनर में है, तो हमें ये पता चल जाता है कि वन लाइनर में कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर कब कब पूछे गए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट पता चल जाते हैं। दूसरा टॉपिक वाइज है, तो एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं किस किस एग्ज़ाम्स में, ये हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका एसएसटी की ये श्रृंखला चालू करी है, जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस दे रही हूँ, साथ ही हमें आपको मतलब पॉलिटी दे रही हूँ, साथ ही साथ मैंने आपको इकोनॉमिक की दी है, इकोनॉमिक्स दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ज्योग्राफी की कवर करा रही हूँ इसमें, और अब ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं चारों आपको सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ इसमें। तो जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि आपने कल से मैंने इसको शुरू किया है, तो आपको सबसे पहले पॉलिटी की मिली होगी, उसके बाद जो कि सुबह 8 बजे आपको मिलेगी। और सुबह मैं आपको क्लासेस भी बता देती हूँ। सुबह 8 बजे आपको अल्टरनेट डेज पे एक दिन पॉलिटी मिलेगी और एक दिन आपको ज्योग्राफी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको दोपहर को 1 बजे एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें मैं एसएसटी की बुक कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें मैं क्लास 6 आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और क्लास 7 तब हमारी शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगा, अल्टरनेट डेज पे ये भी चलेगा। तो इसमें आपको एक दिन इकोनॉमिक्स मिलने वाली है और एक दिन आपको हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, तो कल आपने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी होगी सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे, और आज आप सुबह 8 बजे आपने ज्योग्राफी की देखी होगी, और अब ये 6 बजे आपको हिस्ट्री प्रोवाइड होने वाली है। तो इसी तरह से अल्टरनेट डेज पे चलेगी, एक दिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स आएगा और एक दिन आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे और मैं आपको समझाने में सक्षम भी हो गई होंगी, समझ आ गया होगा आपको। तो मैं चारों सब्जेक्ट एक साथ लेकर चल रही हूँ। पहले मैंने सोचा था एक एक सब्जेक्ट दो दो सब्जेक्ट ख़त्म कराऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं, चारों एक साथ लेने चाहिए, ताकि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रखा है जिन्होंने, या है ना, जो भी कॉम्बिनेशन बना रखा है आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, उन सबको साथ में उनकी पढ़ाई होती रहे। ठीक है, तो फटाफट से हम ये कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम दूसरी बुक्स कवर कर पाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे हम। ठीक है, और अगर थ्योरी वाली मुझे बुक प्रोवाइड होती है तो मैं वो भी आपके साथ साझा करूँगी। बाकी आपको और कौन सी बुक चाहिए मेरे द्वारा, तो वो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं वो भी कवर कराने की कोशिश करूँगी। मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ हैं जो मैं आपके साथ में नवंबर से स्टार्ट कराऊँगी। ठीक है, तो ये एसएसटी का ही है, तो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है ये, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके उसके लिए भी ये बेस्ट बुक्स है। तो आप हर क्लास में एनसीईआरटी तो आती ही आती है, हर क्लास में हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये अच्छी रहेगी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हर किसी के लिए ये बेस्ट है। बाकी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए तो है ही बेस्ट बुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये पहली क्लास है हिस्ट्री की, और जैसे कि मैं आपको इसमें जानकारी दे देती हूँ, वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो ये 30 मिनट का आपका वीडियो होगा, जिसमें आप जितना हम टॉपिक कवर कर पाएंगे उतना करेंगे। एक टॉपिक तो पूरा कवर होगा, अगर एक टॉपिक 30 मिनट से ऊपर का होता है तो भी हम कवर करेंगे। तो एक टॉपिक तो लेके चलेंगे, अगर 30 मिनट्स के अंदर 2-3 टॉपिक कवर हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, हम जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतनी जल्दी हम ये बुक भी फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका नवंबर आ जाएगा तो नवंबर से आपका 1 घंटे के वीडियो हो जाएंगे, तब आपका जो है ना 1 आवर के वीडियो हो जाएंगे, और 30 मिनट्स का वीडियो फिर आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी जब तक नवंबर नहीं आ रहा तब तक 30 मिनट्स का वीडियो दे रही हूँ, ताकि आप बोर ना हो और आप पढ़ते हो चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री।
तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा टाइम दिया मैंने आपको, और कल से ऐसा नहीं होगा, फटाफट से बस क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है। तो आज थोड़ी जानकारी देनी थी इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया। तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए और उसके साथ पढ़ना भी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ना यहाँ पे विषय सूची देख सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे जिसमें धार्मिक आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे आधुनिक इतिहास पे, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में देख सकते हो इतना ही हमें कवर करना है। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं इतिहास का, जिसमें हम प्राचीन इतिहास करने वाले हैं। तो कब कब ये क्वेश्चंस वन लाइनर में आए हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि फटाफट से हम कंप्लीट कर सकें, और 30 मिनट का आपका ये वीडियो होगा ही होगा, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास एशियन हिस्ट्री में हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है। तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी तो 1957 से 58 के समय पे भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी, ठीक है। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो ये भीमबेटका में आपकी पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, तो पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है, तो भाई पश्चिम में आपका मरहदा आएगा, फिर लेकी आएगा, फिर पैसरा आएगा, फिर वीरभानपुर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो भाई स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, तो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण आपका लहुरा देव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उत्पन्न हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफ कराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू से, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं आपके विंध्य क्षेत्र से, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था आपका जौ, ठीक है। वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था तो भाई भारत ने किया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले वो है आपका लेखिया। भारत में वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए वो है आपका भीमबेटका। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मध्यभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वो स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है आपका अतरंजी खेड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है ताम्राश्म काल से महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, वो उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौहयुग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है तो थॉमसन ने किया है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था SD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है और वो है मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है एक उपकरण, ठीक है। सेल्ट एक उपकरण था नवपाषाण काल के समय पे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो भाई इसको कहा जाता है पुरापाषाण काल, ठीक है। क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं हमको बुर्जहोम से। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है। पुरातात्व स्थल कोल्डिवा, कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई, तो हथनौरा में पाई गई है, ठीक है। अब पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान की बात कर लेते हैं। तो नेवासा, नेवासा इस समय कहाँ पर है भाई, तो नेवासा का वर्तमान स्थान है महाराष्ट्र। इसमपुर कर्नाटक में है। गिडवाना राजस्थान। बुडियाम गुफा ये आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी समय है। तो सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का क्या नाम है, तो हड़प्पा की बंदरगाह का नाम है लोथल। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ पर है, तो ये आपकी पंजाब में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र को, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा काल का वो नगर जो 3 भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में आपका धौलावीरा विभाजित है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र, ठीक है। उस समय पाटलिपुत्र नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे, तो सिंधु लोग भाई पहले थे जो कपास का उत्पादन किए थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज, तो लोथल की खुदाई की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल जो है वो पंजाब के भारत में स्थित है। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक यानी कि सिटएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो कि 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीरा जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार क्या है, टैंक है। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध नदी के किनारे या सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का चन्हूद्रो शहर जो है वो विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज पाई गई है हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता यानी धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा आपका गुजरात में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात
भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो भाई 3000 ईसा वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक ये फैली हुई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो भाई ईंट के जो बने भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ है सिंधी में मुर्दों का टीला। ठीक है। सिंधी में मुर्दों का टीला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, और वो स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रगति कैसी थी? तो भाई नगरीय प्रगति थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले, तो धौलावीरा से आपको जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा स्थल बनावली जो है वो रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो भाई सांड नहीं मिलता है। ठीक है। बैल मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये हमें प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो है जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर और हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं आपको धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है? राखीगढ़ी में है। अधिसंख्यक हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वो स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है तो वो है आपकी बनावली। वो स्थान जहाँ से शवपेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं वो है आपका हड़प्पा। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज हुई तो वो गुजरात में हुई है। ठीक है। बुर्दहोम स्थान पर पुरातत्वविदों की 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के शीश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल क्या है? बुर्जहोम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट विशाल स्नानागार पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का शोरतुघई
स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा हिंदोस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा धातु मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल आपको मिला है, कहाँ से? बनावली से। ठीक है। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथर की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में, तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो दैमाबाद आपका भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल जो है वो सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी बीसीआई में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा पुरास्थल और फसल की बात कर लेते हैं, तो चनहुद्रो से हमको सरसों की फसल मिली, हड़प्पा से हमको तिल की फसल मिली, कुंतासी से हमको कोदो की फसल मिली है और हुलास से हमको धान की फसल मिली है। ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और अब हम पहुंच गए ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। तो अभी समय है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या होता था? तो भाई उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो उच्च थी भाई। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो प्रथम वेद है ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व ही। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो पेशा आधार होता था। सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग आर्यों के काल से संकेत है। ठीक है। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। ठीक। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है तो वो है आपकी दहेज प्रथा। वैदिक काल में वो अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो व्रीहि कहते थे चावल को। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धत है मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते थे ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। प्राचीनतम वेद कौन सा है भाई? ऋग्वेद है। वो भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र होता है, तो अपराध और अपराधी का चित्र अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा में किया जाता है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ है? तो यजुर्वेद के मूल पाठ हैं ये। ठीक है। आगे बढ़। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र आपका समर्पित है सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है योगवेद, तो योगवेद आपका उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं
वर्षा व चक्रवात से। तो इंद्र जो देवता हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय आपके उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता था। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। ठीक है। डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो 2 शाखाएं हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का कार्य था। तो संहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के 1028 सूक्तों के और 10 अध्याय, जिन्हें की मंडल कहा जाता है, शामिल है। डैश में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो रचनाओं की संख्या सर्वाधिक ऋग्वेद में है। ठीक है। ऋचाओं की चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो भाई ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। चारों वेदों में से यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता को। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। डैश वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भाई सामवेद को। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं। तो ऐसे 1028 मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। ठीक है। वेदों का निरुक्त अंग जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से। ठीक है। तो ये प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसका संबंध होता है युद्ध कौशल से। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल की अवधि आपकी चली है। ठीक है। नेक्स्ट है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो ये बताता है भाई अथर्ववेद। ठीक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान होता है। डैश वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। डैश उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो महा उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषदों में से, ठीक है, आपके 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है। कौन सा उपनिषद? छंदोग्य। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी हुई है। ठीक है। ऋग्वैदिक युग के नर देवता, पौधों के देवता कौन थे? तो भाई सोम थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि और पशुपालन करना। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ठीक है। तो ऋग्वेद को अष्टक भी बोलते हैं। एक वेदांग नहीं है, तो स्मृति आपकी वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वो ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है आपको ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र मिलेगा। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है आपका सामवेद। ठीक है।
ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म था आपका बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र के। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। एक वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है वो जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषणी यानी कि रावी नदी के किनारे पर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वो उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है मैत्रायणी। ठीक है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो जिंद वेद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है ये प्राप्त हुआ है बोगस कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वो उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा और कुर्मू नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्व्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचलित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लौ युग को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से क्या करते थे? खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। डैश नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है तो व्यास नदी का प्राचीनतम नाम था विपाशा। ठीक है, क्या नाम था? विपाशा। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम था वितस्ता। डैश नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया तो झेलम का यूज़ किया गया है। ठीक है। और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। वैदिक कालीन चतुराश्रम अव्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। वेद कृषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। तो सांख्य संप्रदाय से कौन थे? कपिल थे। ठीक है। ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है और ये 2 नदियां हैं व्यास और सतलज। ठीक है। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। ठीक है। रावी नदी का वैदिक काल में
पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। किसको? रावि को। रावि नदी का ऋग्वैदिक नाम परुष्णी नाम है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। ठीक है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। ठीक है। अब हमें सूची को मिलाना है। तो भाई ऋग्वेद और ब्राह्मण। ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशती और ऐतरेय। यजुर्वेद के ब्राह्मण है सतपथ, तैतरी ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, षड्विद, अद्भुत और जैमिनी प्राप्तगण। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण है और वो है गोपद। ठीक है। तो अब हम कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम ये वाला पढ़ेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध को। ठीक है, मगध साम्राज्य को। तो हमने काफ़ी कवर कर लिया है आज। तो इसी तरह से आगे के वीडियोस भी होंगे। थोड़ा सा लंबा हुआ, 34 मिनट्स का हुआ है, 4 मिनट एक्स्ट्रा। तो आप, मुझे पता है आप एडजस्ट कर लोगे और हमें ऐसे ही करते चलना है। तो अगर छोटे टॉपिक होंगे तो जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे आधे घंटे में ही कई सारे, और बड़े हुए तो एक एक दो दो ही हो पाएंगे। ठीक है। तो जैसा जैसा होता जाएगा हम करते जाएंगे। और सारे आपने देखा सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको कराए थे पेट के समय पे, तो काफ़ी क्वेश्चन देखो रिपीट हुए हैं ना, कि तो ये काफ़ी ऐसे बार बार करने से क्या होता है ना, लर्न हो जाता है हमको। तो वन लाइनर का भी अपना वो है, और वन लाइनर भी अच्छी तरह से हमें तैयारी में हमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको PYQ बेस्ड भी क्लासेस दूंगी, साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, और आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपका चलेगा। ठीक है। तो अभी हम इस तरह से पढ़ते हैं वन लाइनर फॉर्म में, या फिर हमें थ्योरी मिलेगी तो थ्योरी। तो अभी तो फिलहाल ये बुक ही आपकी चल रही है वन लाइनर वाली, फटाफट से ये ख़त्म करते हैं, फिर हम कोई दूसरी बुक को शुरू करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि मैं जितने भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ वो फटाफट से आपको मिलता रहे। ठीक है। तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, या आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं SST सब्जेक्ट ही करा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा भी सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बाकी अगर आप, मेरे पास समय होगा, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियो आते हैं, आपको पता ही है, 8 बजे सुबह 8 बजे, फिर 1 बजे दोपहर को, फिर शाम को 6 बजे। तो समय का अभाव है, एक दिन में 3 वीडियो आपको मैं दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ। तो बस पढ़ते रहिए, और जितना हो सकेगा मुझसे और भी कंटेंट प्रोवाइड कराने का तो मैं कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।